नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और सबसे पहले तो मैं आपको 515वीं बार 515 टाइम ये बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को उसकी औकात से ज़्यादा तैयार नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं साल का नया बजट आया तो उसकी औकात क्या है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो उसमें 70 पेज से ज़्यादा लंबी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच हो सकती है, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स, हज़ारों उसके कॉलम लिखे जाएंगे। एमसीक्यू में काम का कितना है भाई, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें काम की होती हैं। पहला, टैक्स के बारे में क्या प्रावधान है, कौन से टैक्स में सबसे ज़्यादा आमदनी होने वाली है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स। दूसरा, सब्सिडी के क्या नंबर हैं, कौन सी सब्सिडी में सबसे ज़्यादा पैसा जाने वाला है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या टारगेट है। चौथा, फिजल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से कितना सरकार को घाटा होने वाला है। और उसके बाद पांचवा की कौन कौन सी नई योजनाएं, नए नए संस्थान बनाएंगे, वो सब बातें प्रमुख रूप से की गई। तो ये 4-5 चीज़ें ही देखनी होती हैं फॉर एमसीक्यू प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरह हर साल सरकार पेश करती है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके अंदर एक होता है वॉल्यूम 1, जिसमें भविष्य में सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए उसके सब सजेशंस, पॉलिसी रिफॉर्म दिए जाते हैं। ज़्यादातर वो अपनी मेंस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में और निबंध में लिखने बोलने के लिए काम की चीज़ कि ये सुधार करने चाहिए। और दूसरा होता है इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में पिछले साल के सब आंकड़े दिए जाते हैं कि हमको इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, रुपी डॉलर का ये एक्सचेंज रेट रहा, क्रूड ऑयल के प्राइस में ये कम ज़्यादा हुआ, आरबीआई ने ये किया, शेयर मार्केट इतना ऊपर नीचे गया, इतनी बेरोज़गारी बढ़ी, इतनी भुखमरी को ये हुआ, जीडीपी में ये था, ग्रोथ रेट में ये हुआ। पुराने वर्ष का डेटा होता है। ये जो पुराने वर्ष का डेटा होता है उसका हमको कुछ ट्रेंड वगैरह याद होना चाहिए, एमसीक्यू में कुछ बार पूछते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अंत में होती है स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, जिसमें मतलब 1951 से लेके अब तक अलग अलग चीज़ की कितना गेहूं चावल पैदा हुआ था, या कौन से राज्य में कितने मेल फीमेल लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, बच्चे कितने, शिशु जन्म दर, मृत्यु दर क्या है, वो सब आंकड़े रहते हैं। तो वो वाली चीज़ उसमें से सिलेक्टेड आपने देखना होता है कि आपके राज्य में ये सब डेटा क्या है, ताकि इंटरव्यू में कुछ बोलना हो। तो ये हमने उसकी औकात जान ली। तो मतलब बजट की औकात एमसीक्यू वगैरह के देखते हुए क्या है, 3 से 4 पेज की समरी। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये जो जानने लायक चीज़ होती है कितनी, मे बी 40 पेजेस ऑफ समरी, मतलब 20 पन्ने आगे पीछे करके। तो उतने लेवल की तैयारी आपने करनी चाहिए। अभी हो सकता है कि शायद आज सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करे जिसमें करीब 500 पन्ने रहते हैं, और हो सकता है सोमवार को सरकार बजट पेश करे जिसमें बजट स्पीच वो करीब 50 to 70 पेज की होती है, और उसके साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट एट ग्लांस करके दूसरे और समझिए कि 100 पन्नों के करीब ये हो जाता है। तो कोई भी कोचिंग फैकल्टी इसको पढ़े समझे, उसकी कोई समरी बनाए तो समय लगता है। हालांकि आप जानते हैं आजकल ये पेज व्यूज़ के चक्कर में एक ही दिन में फर्जी समरी इधर उधर से कट पेस्ट मार के चालू हो जाते हैं यूट्यूब पे। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और सभी न्यूज़पेपर वो भी कि बजट में ये खामी और वो चीज़ थी करके 500 जात के डेली क्रिटिसिज्म की 5 डेली कॉलम करके 15 दिन ये शोरगुल चलते रहेगा। तो समझो 37,500 बुलेट पॉइंट्स उसके हो गए। घर में जब भी पहली बार बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़ा भी रोना शुरू करे तो माँ बाप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हाय हाय मैं क्या करूँ, इसको गोद में ले लेता हूँ, मैं उसको छत पे ले जाता हूँ, बगीचे में ले जाता हूँ, आइसक्रीम टॉफ़ी खिलाता हूँ। वो थोड़ा भी रोना शुरू करे मतलब वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन उसी घर में जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ वो तो आप कुछ भी करें वो थोड़ा तो बच्चा रोएगा ही, उसको तुरंत शांत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह ये जो यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं या जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की, उनके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझो कि वो पहला बच्चा है। तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जैसे कि ये 1 फरवरी को अगर बजट आया तो 2 फरवरी सुबह 6 बजे ही मेरी तो प्रीलिम एग्ज़ाम है, तो मैं तो तुरंत पढ़ना शुरू करूँ और मैं ये सब कुछ पढ़ लेता हूँ करके वो 15 दिन लेके बैठे रहते। लेकिन जो मंजे हुए खिलाड़ी है दूसरे तीसरे अटैम्प्ट वाले, उनको पता है कि भाई वो बच्चा तो रोता रहता है, तुरंत उसको शांत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी प्रीलिम एग्ज़ाम 2 फरवरी सुबह 6 बजे नहीं है। अपनी प्रीलिम एग्ज़ाम जून मतलब 6ठे महीने में और उसके भी 4थे वीक में है। और दूसरा, जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो कुछ लोग कि अभी वो प्रीलिम जैसे मतलब 2-2 लाइन की सब फैक्चुअल चीज़ें वो मैं रट लेता हूँ और प्रीलिम खत्म होगी फिर मैं मेंस के लिए जो एनालिटिकल पॉइंट्स है वो वापस से देखना बैठूंगा, तो भाई वो डबल मजूरी है। क्योंकि अपनी प्रीलिम ख़त्म हो जून में और मेंस एग्ज़ाम है सितंबर में, तो बीच में तो बहुत कम समय है। तो आप वापस से दोबारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखने बैठेंगे तो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स वगैरह का क्या रिवीजन होगा।
तो जब भी इसको आप पकड़ते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, तो एक ही बार में प्रीलिम कम मेंस एग्ज़ाम की साथ में पढ़ाई उसकी कर लेनी है। और इन सब के लिए मैं एक फ्री सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम है Win21 CSP सीरीज़। और ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ। पिछले साल मैंने की थी फ्री में Win20 CSP सीरीज़, जो आप मेरी वेबसाइट monal.org/download सेक्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली वो जो पिछले साल Win20 CSP सीरीज़ हुई थी उसमें 2019 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, फिर 2020 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, फिर 2019 मई से लेके 2020 सितंबर तक के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के अपडेट्स, ये सब अलग अलग हैंडआउट पावर पॉइंट वीडियो में कवर हुआ था, जिसके डाउनलोड लिंक्स वगैरह वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए ये जो लेटेस्ट 2021 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, और पिछले साल की सीरीज जहां ख़त्म हुई थी कि 2020 सितंबर तक के करंट अफेयर्स, तो उसके बाद क्या आएगा 2020 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से लेके इस साल जून में लास्ट वीक में अपनी एग्ज़ाम है तो मई महीने तक काम देखे तो 2021 मई महीने तक के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, ये कलेक्टिवली कवर होगा अंडर दिस Win21 CSP सीरीज़। वो फ्री में, जिसका PDF हैंडआउट आपको मेरी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से मिलेगा, उसके फ्री में लेक्चर और फ्री में पावर पॉइंट आपको अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल से मिलेगा। अनलॉक कोड आप जानते हैं monal.org। तो ये लेकिन शुरू कब होगा भाई? मुझे भी ये 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे और बजट और उसकी स्पीच और सब डॉक्यूमेंट देख के, और उसके अलावा 25-30 और अलग अलग न्यूज़पेपर के कॉलम में दूसरे विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं अच्छा बुरा, वो सब मिलाकर प्रीलिम कम मेंस का एक ही बार में माल तैयार करना है। सो इट टेक्स टाइम। तो कम से समझो कि 2 हफ्ते तो मुझे भी लगेंगे इसमें। तो मैं ये चीज़ शुरू करूँगा मिडल ऑफ द फरवरी 2021 से लेके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ये इकोनॉमिक सर्वे को हम चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, उसको टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस साल सिलेक्ट नहीं हुए, दोबारा अटैम्प्ट देना है, तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक सर्वे में जो थीम हाईलाइट होते हैं कई बार पाया जाता है 2-3 साल के लैग से पूछते हैं, मतलब 2 साल पहले जो चर्चा में थी थीम्स उसके बारे में अब पूछा जाए, और उसी तरह आगे आगे। इसलिए हमने इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगले साल तो वो चैप्टर नाम की चीज़ वो काम की नहीं रहेगी। अगले साल तो सिर्फ उसका टॉपिक या थीम काम का रहेगा कि ये सन मेटा प्रेफरेंस क्या था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या, पारा नाम की बेड बैंक बनानी चाहिए कि नहीं, एंड सो मैनी थिंग्स। तो हमेशा उसको टॉपिक के हिसाब से कि पिलर 1 बैंकिंग फाइनेंस, पिलर 2 टैक्सेशन बजट, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस GDP, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस लॉजिक पर हम उसको तैयार करेंगे मेरे लेक्चर वीडियो पावर पॉइंट हैंडआउट में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। कोई इसमें स्टेज में आने की ज़रूरत नहीं कि ये बच्चा रो रहा है तो इसी को अब की गोद में लेके चुप करना है, नहीं, वो अपने आप चुप हो जाएगा बच्चा। तो आगे बढ़ो। अभी हम आज के मेन मुद्दे पे आते हैं, एंड दैट इज़ 29 फरवरी शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आज खुशी के समाचार ये हैं कि कुछ काम का नहीं है। ये वीडियो आप इधर ही एंड कर लो, और ये जितने कुछ जाने लायक चीज़ वो एक्सेल फाइल monal.org/current affairs में जाके देख लो, तो काम ख़त्म। खैर मेरी मजबूरी है तो अभी वीडियो को लंबा खींचने के लिए करंट अफेयर्स के नाम पे इधर उधर की बोल बच्चन करते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो इधर ही बंद कर दो, कुछ लूट जाने वाला नहीं। एनीवे, सो पेज 29 फ्राइडे इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 पर कुछ काम का नहीं, वही सब किसान आंदोलन और उनको बीड्स को हटाया जाएगा, बजट से हमको ये उम्मीदें हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच दिया, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ओमर शेख नाम का आतंकवादी छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। कुछ काम का नहीं। एग्ज़ाम के लिए पेज 2 अनुसंधान में भी कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में भी आज कुछ काम का नहीं। पेज 4 ये गुजरात एडिशन के कुछ समाचार में से जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 4 एथिक्स की केस स्टडी बनाते हैं। मुद्दा कुछ ऐसा है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भारत सरकार चाहती है कि हमने इंडिजिनस कैटल ब्रीड, भारत की अपनी जो स्थानिक पशु प्रजातियां हैं जैसे गीर, कांकरे, जाफराबादी वगैरह जो भी गाय भैंस की प्रजाति है, उसको हम और ज़्यादा प्रोत्साहन दें। क्योंकि जो विदेशी गाय होती है जैसे जर्सी वगैरह, उसको भारत में ला तो सकते हैं, वो क्वांटिटी में ज़्यादा दूध भी देती है, लेकिन उसको पानी ज़्यादा चाहिए, उसको गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आपने पंखा पूरा दिन चलाते रहना पड़े वगैरह, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहता है। उसके सामने ये भारत की जो भी गाय भैंस हैं उसको शायद हरा भरा घास नहीं भी मिले डेली, उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी मिले, उसको ज़्यादा गर्मी हो तो भी वो बीमार नहीं हो, सो दे आर मोर ड्रॉट रेजिस्टेंट, रिक्वायर लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ऐसी अपनी ये भारत की सब गाय भैंस की प्रजातियों पर रिसर्च करना ज़रूरी बनता है।
इसके लिए जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब रिसर्च कर रही थी। अब उसमें ये होगा कि उसका प्रजनन कराएंगे, रिप्रोडक्शन, कि ये फर्स्ट जनरेशन, उसमें ये 2 प्रजाति को मिक्स करके हमने हाइब्रिड काऊ बनाई, इसकी दूसरी जनरेशन, उसकी थर्ड जनरेशन, उसको कितना पानी चाहिए, वो कितना दूध देती है, कितना घास चारा चाहिए, पूरी रिसर्च चलती रहती। अब पता ये चला कि समझिए हर साल ऐसे गाय का और प्रजनन हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी गाय हो जाएंगी जिसको यूनिवर्सिटी संभाल नहीं पाएगी। तो उनका एक स्ट्रैटेजी रहता है कि जितने भी बछड़े पैदा हो रहे हैं तो सामने 1/3 ऑफ देम वो थोड़े बड़े हो जाएं तो उसकी नीलामी करके किसान को बेच दो, और उसमें आमदनी भी अच्छी होती है। 60,000 से लेके 1 लाख रुपए नीलामी में हर गाय भैंस के मिल जाते हैं, और वो पैसे से यूनिवर्सिटी वाले अगले साल की रिसर्च और पशु का घास चारा और वो जो भी उसके मजदूर पूरा दिन देखभाल करते हैं उनको सैलरी मिल जाए। ये तो चल ही रहा था। प्रॉब्लम शुरू होता है, कुछ बार पता चला कि ये जो नीलामी हुई उसमें कुछ गड़बड़ियाँ, कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के साथ मिलके किसान सस्ते में वो खरीद लें, या दूसरे लोग बोली ना लगाए और आपस में कुछ बीड कॉल्यूजन करें, या फिर कि कुछ कत्ल खाने स्लॉटर हाउसेस के मालिक, मैं तो किसान हूँ करके आके गाय भैंस खरीद जाए और फिर उसको जाके मांस के लिए बेच दे। तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट बहुत विरोध कर रहे थे, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये रिसर्च वाले पशु उसकी जो नीलामी करते थे उसको बंद कर दिया। अननेसेसरीली 100 ऐसी गाय भैंस यूनिवर्सिटी में डेली घास चारा खिलाओ, तो अब मतलब कंस्ट्रेन आ रहे हैं यूनिवर्सिटी को। तो क्या किए, ये 100 एक्स्ट्रा इतना रिसर्च हमको नहीं करना, इनको बेचना है। तो मान लीजिए आप ये जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर हैं, तो आपका क्या अप्रोच होगा? हाँ, तो सोचिए क्या होगा। फर्स्ट थिंग कि क्योंकि कुछ पहले करप्शन हुआ था या फिर कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो ऑफिसर उस मैटर को काम ही नहीं करे और बस उसको वैसे ही बंद कर दो, तो भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन का सही तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी, दिस इज़ पॉलिसी पैरालिसिस। इकोनॉमिक सर्वे ने भी पिछले सालों में इसकी काफ़ी निंदा की। यूपीए सरकार में ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस था कि कुछ जगह कोयला खदानों के आवंटन में धांधली हुई या 2G स्पेक्ट्रम में धांधली हुई, तो उसके बाद फाइल ही क्लियर ना करे, आईएएस ऑफिसर बैठा रहे कि नहीं मैं कुछ भी करूँगा तो मीडिया हंगामा करेगा। दैट इज़ नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी। एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन आप क्या लेंगे? पहले तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास संपादन, सरकार में पत्र लिखिए, जो भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पुलिस की ये प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस का बल हमको चाहिए होगा वगैरह। दूसरा, ये जो भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं उनके साथ संवाद करें, लोकल जर्नलिस्ट के साथ, किसानों के नेता के साथ, और फिर अपना रुख स्पष्ट करें कि हाँ ये इतने सारे जानवर हमको नहीं चाहिए। 1/3 हम हर साल नीलामी करते हैं, इस साल भी करेंगे नीलामी में, लेकिन हम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये कत्ल खाने के मालिक भी आके पशु खरीद जाते हैं, तो कुछ आधार कार्ड नंबर और आप किसान हैं तो ज़मीन का ये वाला डॉक्यूमेंट प्रूफ में लेकर आओ वगैरह। ओनली वेरीफाइड फार्मर्स को ही नीलामी में हिस्सा लेने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा ये कुछ बार जो धांधली हुई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर सस्ते में वो जानवर खरीद के ले गए, तो उसके लिए नियम बनेंगे कि मिनिमम इतने 1000 रुपये से सस्ते में हम जानवर नहीं बेचेंगे। उसकी नीलामी की जो रिजर्व प्राइस होती है, जैसा 5G ऑक्शन में होने वाला है, ऐसा इधर भी हो। तीसरा, कभी कभी ये भी डर लगे कि वो किसान पशु तो ले जाएगा लेकिन कत्ल खाने में बेच देगा, तो उसके लिए कुछ नियम बना सकते हैं कि हर 3 महीने पर या 6 महीने पर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वो किसान के घर जाके चेक करेंगे कि वो गाय भैंस अभी जिंदा है कि नहीं या क्या हुआ। तो मिनिमम इतने सालों तक तो उसको वो आगे नहीं बेच सकते वगैरह नियम बनाएंगे। तो ये हुई एक केस स्टडी। आगे बढ़ते हैं। पेज 5 बड़ा सा विज्ञापन काम का नहीं, पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 7 पे भी विज्ञापन काम का नहीं, पेज 8 और पेज 9 पर आज जो कॉलम आए हैं उसमें कुछ भी काम का नहीं। एक कॉलम है वो तांडव वेब सीरीज़ और मुन्नावर फारूकी और हिंदू मुस्लिम की भावना आहत हुई वगैरह, वही घिसी-पिटी बातें चल रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ इतना रहेगा, भाई वो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं, अभी इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है। तीसरा, ये इलेक्शन में नेता एक दूसरे को अपमानित करने के लिए, ये राहुल गांधी पप्पू है, मोदी दंगा बाबू हैं वगैरह वगैरह, इससे मतलब राजनीति का स्तर गिर रहा है, वो ऐसी कॉलम। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं जानने लायक। बड़े कॉलम में कि नए बजट में हेल्थ में ये करना चाहिए, और लेकिन असल में बजट आने दो। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है उसके बारे में पेज 9 की कॉलम हमारे लिए काम की नहीं। लेकिन अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए क्या कहना चाहता है। फिर एक कॉलम की आरबीआई ने ग्रोथ को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, भाई वो क्या करना चाहिए वो कॉमन मुद्दे हमको पहले से पता होने चाहिए, इसमें नया कुछ नहीं है। एंड लास्टली यशवंत सिन्हा का कॉलम कि ये किसानों के जो नए कानून बने उसको वापस लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, उसमें भी नए जानने लायक कुछ नहीं।
आगे वापस से सरकारी विज्ञापन, फिर पेज 12 उधर भी विज्ञापन काम के नहीं, पेज 13 पे भी विज्ञापन काम के नहीं, पेज 14 में वापस हमको एथिक्स पेपर 4 के लिए केस स्टडी मिलती है। ये भी केस स्टडी गुजरात में एक घटना के आधार पर, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया है। अब जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, कि उसमें सिटीजन किसी भी सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, सरकारी संस्थान को अर्जी डाल सकता है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये रहे 10 रुपये फीस या कुछ, और फिर उसके 30 दिन के भीतर ही वो विभाग का पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO, उसने वो जानकारी आपको देनी है। कागज़ में प्रिंट करके दे सकता है, CD में दे सकता है, या पहले सरकारी वेबसाइट पे हो तो आपको बोल सकता है उधर देख लेना। मान लीजिए आपको संतुष्टि नहीं हुई तो ये जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये असल में ऐसा नहीं कि इसकी अलग से रिक्रूटमेंट होती है, वो भी जो ही विभाग है उसका जो भी सेक्शन ऑफिसर या कोई ग्रुप B क्लास 2 लेवल का ऑफिसर वो काम देखता है। आपको संतुष्टि नहीं मिली तो सिटीजन के रूप में आप उसके ऊपर फरियाद कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी यानी FAA। वो उसका जो भी ग्रुप A ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर होगा, उधर से भी संतुष्टि नहीं मिले तो आप उसके ऊपर जाके, राज्य सरकार का मामला है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में अर्जी डाल सकते हैं, केंद्र सरकार का मामला है तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अर्जी डाल सकते हैं। तो ये सब तो चल ही रहा था। प्रॉब्लम ये आया कि कुछ बार कुछ नागरिक झगड़ा करने की भावना से या किसी को ब्लैकमेल करने की भावना से फालतू की अर्जियाँ डालते रहते हैं। कुछ ऐसा एक केस की एक बस कंडक्टर मनीष, जिसने अलग अलग 117 बार RTI अर्जियाँ डाली, तो उसका जवाब करने में ही सरकारी विभाग के अफसरों का पूरा दिन वेस्ट होते रहे। और सरकारी बाबुओं का ये कहना है कि ये बस कंडक्टर मनीष ही हैज़ अ कैंटेंकरस मेंटालिटी। कैंटेंकरस मतलब झगड़ालू स्वभाव, वो जानबूझ के ये वाला डेटा दो, फिर इसमें ये क्यों है करके मैं कुछ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाऊँ वगैरह। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट में एक क्लास 3 या जिसे हम कहें ग्रुप C वर्कर थी दीपा, तो उसको सरकारी मकान मिला था। अब उस वक़्त उसके ऊपर जो क्लास 2 ऑफिसर होगा वो शायद उसका अभी पोस्टिंग नहीं हुआ था, तो ये उस क्लास 2 ऑफिसर लेवल के मकान में रहती थी, जबकि ये क्लास 3 लेवल की महिला है, तो उसको छोटे वाला सरकारी मकान मिलना चाहिए। अभी थोड़े दिनों बाद असल में वो विभाग में क्लास 2 यानी ग्रुप B ऑफिसर की नियुक्ति होती है, तो वो कि अब मुझे रहना है, आप ये मकान खाली करिए, तो वो मकान खाली नहीं कर रही। अभी ये क्लास 2 ऑफिसर और उसके नीचे क्लास 3 वाली महिला आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे के खिलाफ ही उन्होंने 21 बार अलग अलग RTI अर्जी डाल दी। मतलब वो कैसा करेंगे कि ये जो ऑफिसर था वो पहले किस विभाग में था, उस वक्त उसके सामने कितनी इंक्वायरी है, या ये योजना में उसने कितना खर्च किया था करके, मतलब पूरा दिन झगड़ते रहे। और लोकल पुलिस से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक उन्होंने 1000 से ज़्यादा ईमेल एक दूसरे के बारे में भेजे हैं शिकायत वाले। तो गुजरात राज्य सरकार के अफसर परेशान हो गए और उन्होंने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को रिक्वेस्ट की कि ये जो 3 लोग हैं फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको ब्लैक लिस्ट करवाइए कि आज के बाद ये कोई भी RTI अर्जी ना डाल सके। तो प्रश्न केस स्टडी का ये है कि मान लीजिए आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो सोचिए क्या करेंगे। ये जो RTI कानून है उसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं कि किसी सिटीजन को हम ब्लैक लिस्ट कर सके कि भविष्य में तुम कभी अर्जी डाल नहीं सकते। वो उसका अधिकार है, वो अर्जी डाल सकता है। और हम ऐसा भी उसको नहीं बोल सकते कि आप रीज़न से एक्सप्लेन करो कि आप जेन्युइन कारण से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप किसी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कोई सिटीजन को कारण देने की भी ज़रूरत नहीं है, कानून में साफ साफ लिखा है। देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इसमें वही बात मित्रों, कुछ लोग द हिंदू ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वो फिर वो भावुक हो जाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो RTI तो मतलब वो तो बहुत ही पवित्र कानून है और किसी को हम कैसे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं क्या? तो वो बात सही है, दैट इज़ वन वे। ऑफिसर का काम है डिस्पैशनेट एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। अभी सोचो कोई, आप बस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और कोई कंडक्टर आके अर्जी डाले कि 1995 और 96 में ये जूनागढ़ से अमरेली जो बस जाती थी उसमें कितने पैसेंजर थे, कौन कंडक्टर था, कितनी इनकम हुई, उसका मुझे डेटा दो। और आज है ये 2021, तो वो पुराना पेपर रिकॉर्ड में आप पूरा दिन ढूंढते रहें और कब जाके, और तो ये कोई सही उपयोग नहीं है। तो गवर्नमेंट जो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पे जो भी क्लास 2 को रखा हो, उसको जो भी 50-60 हज़ार महीने की सैलरी दे रहा हो और वो आदमी पूरा दिन ऐसे फालतू काम करते रहे, दिस इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इसलिए RTI कानून में भी सेक्शन 7 में साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसी कोई सूचना मांगी जाती है विच इज़ डिसप्रपोर्शनेटली डाइवर्टिंग द पब्लिक रिसोर्सेज, फालतू में सरकारी अफसर का टाइम वेस्ट हो रहा हो, 100 साल पुराने रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ कागज़ के, तो सरकार मना कर सकती है, उसको सूचना नहीं देगी। तो बस वो वे फॉरवर्ड क्या है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में आप बताइए उन सब विभाग के ऑफिसर्स को कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप राइटिंग में लिख के दे दो उसको कि नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन,
किसी को हम ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते कि तुम अर्जी नहीं डाल सकते। और तीसरा ये जो मुद्दा चल रहा है कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट में दो ऑफिशियल्स आपस में लड़ रहे हैं कि तुम सरकारी मकान खाली करो, मेरा हक है, तो उसमें तो वो जो भी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जिसने गैर कानूनन कब्जा किया है उस पर सरकार कदम ले, वो सरकार का काम है। सो दैट इज़ द आंसर। इसके अलावा पेज 14 पर वही सब कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी, तू मैं और चीन की बॉर्डर पर ये हो रहा है। पेज 15 पर भी इसी टाइप के समाचार, कुछ नया काम का नहीं। ये कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में वो जो बच्चों का यौन शोषण होता है उसके खिलाफ कानून है पॉक्सको, तो उसमें वो कपड़े पहन के टच किया था या नहीं, या कुछ ऐसा है कि पैंट की चेन खोली जाए, अनजिपिंग द पैंट, इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल असॉल्ट। ये जो पूरी जो कमेंट्री चल रही है ये अभी काम की नहीं, इसमें कोई फाइनल निकल के आए तब देखेंगे। ये इसका मेंस पेपर 2 का ऐसा प्रश्न नहीं बनता अनजिपिंग अ पैंट इज सेक्सुअल असॉल्ट और नॉट, कमेंट 250 वर्ड्स। फालतू में कुछ लोग क्लिक बेटिंग के नाम पर ऐसी भी सब चीज़ें बनाते रहते हैं यूट्यूब पे, अपना टाइम प्रेशियस है, वेस्ट मत करो। पेज 16 पर भी ऐसे ही सब इधर उधर के पॉलिटिकल समाचार, कुछ काम का नहीं। पेज 17 पर बिल गेट्स का बड़ा इंटरव्यू, तो वो सब मतलब भारत बहुत अच्छा देश है और मैं बहुत खुश हूँ वगैरह, टाइम हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ इसमें नया है नहीं। पेज 18 एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, तो मैंने आपको कल ही बताया था, जो बहुत हवा में उड़ता है तो नीचे भी गिरता है, उसके क्या क्या कारण 2 दिन पहले पढ़े थे, काम खत्म। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है राष्ट्रपति का सदन में संबोधन। अंडर दिस आर्टिकल 87 लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट का एड्रेस यानी संबोधन 2 बार होता है। एक जब एक जनरल इलेक्शन के बाद पहली बार जब सिटिंग हो, मतलब हर चुनाव के बाद का फर्स्ट मीटिंग, और दूसरा हर साल का जो पहला सेशन हो उस वक्त भी प्रेसिडेंट संबोधन करते हैं। तो ज़्यादातर तो वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो लिख के दिया हो कि ये मुद्दों को आप हाईलाइट करें कि सरकार ने ये अचीव किया और भविष्य में ये करने वाले वगैरह, और फिर उसके सामने सदन में मोशन ऑफ थैंक्स, आभार प्रस्ताव पास किया जाता है, कुछ बार कुछ मेंबर अपना ओपोजिशन करते वगैरह। तो उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बहुत काम की तो नहीं, आप कोई दिलचस्पी हो तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसने तो सब कौन बनेगा करोड़पति टाइप का कि प्रतिभा पाटिल ने सबसे बड़ा एड्रेस दिया था जिसमें 9000 वर्ड थे, जबकि मोरारजी देसाई ने के ज़माने में जो एड्रेस हुआ उसमें तो सिर्फ 1200 वर्ड थे। और प्रेसिडेंट जो आते हैं सदन में तो उसके लिए जो लाल कालीन बिछाई जाती है, रेड कारपेट, उसकी लंबाई 150 यार्ड्स होती है। भाई ये सब कोई यूपीएससी में नहीं पूछते, आगे बढ़ो। तीसरा एक्सप्लेन सीरीज़ है कि कौन कोरोना वैक्सीन ले सकता है वगैरह, वो तो हमने आगे पढ़ लिया था, आगे बढ़ो। पेज 19 विश्व समाचार, जानने लायक सिर्फ एक चीज़, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। मतलब जैसे भारत सरकार ने अपने जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट में रिकग्नाइज़ किया कि ये दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग इलाके में बनती हो उसी चाय पर वो लेबल लगा सकते हैं। अगर केरला में वो चाय उगाई जाए तो भी केरला का किसान या प्लांटेशन ओनर उस पर अगर लिखेगा कि ये दार्जिलिंग चाय है तो फिर उसको सजा हो सकती है। उसी तरह बासमती, तो ये पंजाब और ये वाले रीजन उसी के किसान के द्वारा उगाई गई चीज़ पर बासमती राइस लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में उगाया तो नहीं लिख सकते वरना सजा। तो ऐसा होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें ये सब बातें। और फिर एक और संस्था वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखता है। अलग अलग देश अपना कानून बनाते हैं, उस हिसाब से लोकल प्रोडक्ट को और विदेशी प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये करते करते पाकिस्तान सरकार ने भी मौज में आके वहाँ पर भी जो उनका पाकिस्तान में पंजाब का इलाका है उधर अपने कानून में लिखवा दिया कि ये बासमती हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो अब पाकिस्तानी बासमती और भारत का बासमती अपने अपने देशों तक तो ठीक है, लेकिन दोनों जब यूरोपियन यूनियन में भेजें तो कौन बोल सकता है बासमती। इसमें हमारा यूरोपियन यूनियन में केस चल रहा है, तो उसमें फिर आगे क्या होगा वगैरह, लेकिन अभी बॉल बाय बॉल कॉमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, फाइनल जजमेंट आने दो। इसके अलावा पेज 19 पर जो भी है, जो बिडेन ने ये किया और चीन ने ताइवान को धमकी दी है कि अगर आज़ादी मांगोगे तो वो हम युद्ध समझेंगे और फिर तो मतलब कि कुछ भी करना, लेकिन शी जिनपिंग का ईगो हट मत करना। कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो डूम्सडे क्लॉक, डूम्सडे मतलब ये दिन अपनी मनुष्य की पूरी या दुनिया तबाह हो जाएगी उसका 100 सेकंड बाकी है वगैरह, ये सब चटपटी खबरें काम की नहीं, आगे बढ़ो। पेज 20 इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक समझौता एग्रीमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट यानी ITA। उसमें ये बात थी कि ये कंप्यूटर, माउस, प्रिंटर वगैरह कुल मिलाकर ऐसे 200 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स IT प्रोडक्ट्स, उस पर अलग अलग देश उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क को 0% कर दे, ताकि इसका और प्रोत्साहन और हर जगह कंप्यूटर, माउस, प्रिंटर वगैरह सस्ते मिले, गरीबों का भी वो E-लर्निंग करे, कल्याण हो जाए वगैरह। तो ऐसा 1996 में ये समझौता बना था। 1997 में भारत सरकार ने इसको साइन भी किया था।
लेकिन फिर पता चला कि अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इतनी औकात ही नहीं है कि हम ऐसे ज़ोरदार कंप्यूटर माउस बनाएं और अमेरिका वाला उसको ख़रीद ले। तो हमें इससे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। तो फिर उसमें हमने कुछ टैक्स लगाना शुरू किया, नहीं किया, और अब वापस सोच रहे हैं कि नहीं वापस उत्पादन करते हैं और इसमें वापस हम असल में लागू करवाएंगे वगैरह। ये अभी बॉल बाय बॉल कमेंट स्टेज पे है, क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री ने इसका वापस से स्टडी शुरू करवाया है। तो जब वो फाइनल हो जाए तब हम देखेंगे, अभी काम का नहीं। अमेरिका का शेयर मार्केट, उधर एक वीडियो गेम बेचने वाली दुकान थी, गेम्स स्टॉप। ये गेम स्टॉप की अलग अलग समझो पूरे उनकी देश में 150 दुकानों की पूरी चेन होगी, जैसे ये डोमिनोज और स्टारबक की आउटलेट्स होते हैं। इन लोगों ने अपने कुछ शेयर ट्रेडिंग शुरू करवाया और उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, जैसे होता है ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसा एक और चीज़ है रेडिट, जहाँ पर लोग अलग अलग चीज़ों पर फॉरम बनाते हैं। तो ये गेम स्टॉप के जो भी चाहने वाले हैं, उन लोगों ने आपस में मिलजुल के कि इसको इतना खरीदो, इतना बेचो करके पूरा चल रहा था। उसमें कुछ शेयर मार्केट अप डाउन गया, फिर इस पर प्रतिबंध डाला गया, और इस सब के बारे में कुछ शॉर्ट स्क्वीजिंग, स्क्रिप्ट गेन्स, ऐसे सब शेयर बाज़ार के टर्म्स चल रहे हैं। उसका क्या मतलब है भाई? कुछ काम का नहीं। पुराने पेपर उठा के देख लो, जब भी शेयर मार्केट में पूछते हैं एकदम ऊपर की सतही सुपरफिशियल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। इतना बारीक बारीक इन्वेस्टोपीडिया में से हर चीज़ जो चर्चा में आ जाए तो हमारे लिए काम का नहीं। आगे बढ़ो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपने रिपोर्ट में पाया कि पिछले 10 साल में डिजिटल पेमेंट यूज़ करने में 43% एनुअल ग्रोथ आया है। ये आंकड़े अपनी एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं, लेकिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके ये सब चीज़ों में क्या क्या चर्चाएँ देखना चाहिए, अदरवाइज आगे बढ़ो। तो इकोनॉमी में ये सब कुछ खास काम का नहीं। पेज 21 स्पोर्ट्स में भी कुछ काम का नहीं। पेज 22 पर डाबर का बड़ा सा विज्ञापन भी काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर।